हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो न्यायिक सक्रियता है उससे ही रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने बीच में ही वीडियोज रोक दिया था। विकास थोड़ा कोविड की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो इसलिए मैंने अधूरे पे ही रोक दिया था। सो यहाँ इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कि न्यायिक सक्रियता के बारे में। हालांकि कुछ बातें हम लोग क्लियर कर चुके थे कि जब से हमारे न्याय में सक्रियता आती है तो काफ़ी चीज़ों में सुधार होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें और हमने देखा भी था कि जनहित याचिका के बारे में जो बातें कही जा रही थी, तो पहले क्या था कि एक निजी पर्सन ही क्या कर सकता था कि अपने लिए लड़ सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति भी, थर्ड पर्सन भी आके बीच में यहाँ पे उसकी मदद के लिए आगे आ सकता है एंड उसे न्याय दिला सकता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ और बाद में देखने को भी मिला कि चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, तो इन सारी चीज़ों में फिर सुधार होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो कार्यपालिका वगैरह की भी बात की गई कि कहीं न कहीं इससे आने से वो रिस्पॉन्सिबल हुई, क्योंकि जब न्याय में सक्रियता आ गई तो न्याय जल्दी होने लगे और सही तरीके से होने लगे। तो फिर इसमें से था कि न्याय जब हो रहे हैं तो उन्हें मानना भी पड़ेगा कि किस तरीके से हम नियम कानून बनाएं, अब कि क्या कैसे हो पर्यावरण के लिए या कि अपने वुमेन के लिए, या यहाँ पे समाज में जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए क्या कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें फिर सामने उभर के आती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। तो हर एक चीज़ का जो पॉजिटिव सेंस यदि होगा तो निगेटिव तो ऑब्वियस है, होना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी हमें बहुत कुछ सुधार हुआ, हमें बिल्कुल देखे कि हाँ यहाँ पे सुधार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। और वो क्या है कि इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ गया, ठीक है। तो जो मैंने आपको कल ही बताया था कि जजों की संख्या बढ़ाने के पीछे का मेन मकसद क्या है, तो वहाँ पे हमें संख्या इंक्रीज करके ये नहीं बताना कि हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होते हैं या हाई कोर्ट में इतने जज होते हैं, जी नहीं। वहाँ पे क्योंकि केस इतने ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके न्यायालय में काफ़ी ज़्यादा ये तो समस्या आनी ही थी। दूसरे में क्या होता है, न्यायिक सक्रियता से विधायिका कार्यपालिका यानी कि आपकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर जो था वो धुंधला हो गया और न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए, ठीक है। तो जब कई तरीके के मतलब कि अब न्यायालय ही ये निर्णय दे रहा है कि भैया आपको ऐसे ऐसे कानून, मतलब इस मुद्दे पे कानून बनाने की ज़रूरत है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहीं न कहीं एक मिक्स समझ में आने लगती है इससे। और क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। यानी कि हमें वायु प्रदूषण दूर करना, ध्वनि प्रदूषण दूर करना, तो उनके लिए किस तरीके से नियम कानून बनाए जाए, भ्रष्टाचार की जांच करनी है उसके लिए क्या कैसे नियम कानून बनाए जाए, चुनाव सुधार करना इसके लिए क्या किया जाए, ये सारे काम कहीं न कहीं न्यायपालिका के, जुडिशियरी के नहीं है। लेकिन क्या है कि ये सभी कार्य जो है विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए, और इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच परस्पर संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनका ये मानना है, एंड कहीं ना कहीं ये भी सच है। लेकिन अब हमें तो कुछ न कुछ आगे कदम बढ़ाने ही थे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बहुत से लोग बिना न्याय के ही जिंदगी भर रह जाते थे। वो हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटी सी सजा के लिए एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यदि न्यायिक सक्रियता नहीं आती तो इसमें भी प्रॉब्लम्स थी और आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समस्याएं होती हैं। तो ये समस्याएं आपको याद रखनी है, कि ऐसा नहीं सुन के उसे स्किप मार देना है, इसे याद रखना है, ठीक है। कि यदि ऐसा है तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है कि एक तो केसों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से केस वहाँ पे पेंडिंग बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं कि सुनवाई, मतलब आज जो केस है कि
2000 मान लीजिए कि 21 में कोई केस आ रहा और उसकी सुनवाई जाके कब हो रही है, 2025 में, 26 में, 2030 में सुनवाई हो रही है। तो इस वजह से मतलब केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही, जजेस उतने ही है, सारी चीज़ें उतनी ही है अभी भी। तो इसमें से प्रॉब्लम्स हमें ये फेस करनी पड़ती है। बट सही है कि चलिए ठीक है कि कहीं पे सुधार हो रहा है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आता है कि न्यायपालिका और अधिकार, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व तो सौंपा गया है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, दोनों ही ठीक है। तो इन्हें क्या किया गया है कि व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षित करना या उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। एंड आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत एंड हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ये आर्टिकल मैं आपको लिखवा चुकी हूँ दोनों ही। सो प्लीज आप लोग इसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करे। वो कौन कौन से दो चीजें हैं? पहला आपका है यहाँ पे कि यह अनेक रिट, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करता है। देन ये क्या है? आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 226। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा भी यदि माइंड लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है यही आपका आंसर भी है। तो थोड़ा सा यदि आपको कुछ याद आ रहा हो, एंड बहुत दिनों की बात नहीं, 1 से 2 दिन पहले की ही बात है, तो यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दिया और बहुत आसान है। ठीक है, जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहला जो है कि अनेक प्रकार की रीटें जारी करता है। ठीक है, ये रीट कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। आपको बिल्कुल इस रीट को मैं उस दिन बताई थी जब पढ़ा रही थी, कि इसे आप अपनी नोट्स में नोट करिए एक पेपर में, और सामने जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे इसे लगा लीजिए। ठीक है, ताकि उठते बैठते ये आपको दिखती रहे कि रीट इतनी है एंड हर एक रीट में क्या बातें कही गई हैं, कौन सी रीट किस काम के लिए है और किस आधार पे इन रीटों को रखा गया है। ये बातें आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी ना कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर हमें क्या है कि जब पढ़ ही रहे हैं तो कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। और पॉलिटी, आपको पता है कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे कैसे फैक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे मतलब यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, एमपी पीसीएस का हो। ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जानी चाहिए कि इन रीटों में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया था, और यदि ना समझ में आया हो तो 1-2 बार फिर से वीडियो देखिए, आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और जो आपकी और भी कई सारी रिटें हैं, जैसे उत्प्रेषण, निषेध उत्प्रेषण करके है। तो इन सब में क्या है, 5 तरीके की टोटल रिटें हैं कि आपको याद होनी चाहिए। और ये रिटें जो है वो आपके हाई कोर्ट को भी परमिशन है कि वो जारी करे, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी परमिशन है। सेकंड यहाँ पे आता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक, ठीक है, घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, आर्टिकल 13 के तहत। ये मुद्दा काफी मतलब विवादास्पद भी था। ये जो आर्टिकल 13 है, आपने आर्टिकल 12 से लेके हमने 35 36 तक बात की कि आपके हमारे जो फंडामेंटल राइट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें से यदि हम देखें, ये जो आता है यहाँ पे 13 आर्टिकल, यहाँ पे क्या है, 13 आर्टिकल में क्या बातें की गई हैं। तो 13 आर्टिकल बहुत ही कम आपको पढ़ने को भी मिलता होगा। हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 36 से 35 से स्टार्ट करते हैं उसे पढ़ना। लेकिन ये 13 आर्टिकल क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी कानून को नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। कि कोई भी कानून बन रहा है, कहीं पे भी संशोधन किया जा रहा है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये संविधान में नहीं है, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याता है, ठीक है, वो संविधान की व्याख्या करता है, उसी आधार पे वो जज भी करता है कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि कोई भी मतलब संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि ये बिल्कुल भी
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या उसके खिलाफ है, तो आर्टिकल 13 के तहत उसे पावर मिली कि उसे रोक सकता है। ठीक है, जब आर्टिकल आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया जाना था, तो कहीं न कहीं उसमें भी इसका आया था कि आर्टिकल 13 के तहत तो बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पे भी रोक लगा सकता है। लेकिन वही आर्टिकल 68 है, यानी 368 आर्टिकल है, जो संवैधानिक संशोधन की बात करता है, तो इसमें है कि संसद किसी पे भी संशोधन कर सकती है, किसी पे भी। लेकिन 13 कहता है कि संसद के पास इतना पावर नहीं कि वो किसी पे भी संशोधित कर दे। ठीक है, तो इन दोनों में ही काफ़ी मुद्दा बहस का था, वो अभी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे कि क्या कैसे था। तो बस इतना आप समझिए कि आर्टिकल 13 के तहत क्या बातें कही गई हैं। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं, यानी आर्टिकल 13 व्याख्याकार के रूप में, और जो आपका हमने अभी देखा रिट वगैरह जो जारी करते हैं आर्टिकल 32 और 226, ये क्या कर रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। जो आपका दूसरा वाला सेकंड वाला प्रावधान है कि गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं या उस आधार पर उन्हें नकार सकते हैं, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन पूरा आप नोट करिए अपनी नोट्स में कि है क्या चीज़। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं कि क्वेश्चन में आ गया न्यायिक पुनरावलोकन की बात। अब हमें तो न्यायिक पुनरावलोकन पता ही नहीं कि भैया होता क्या है, यह चीज़ मतलब है क्या। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, न्यायिक पुनरावलोकन हम उसे कहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कि न्यायालय किसी भी कानून को, कोई भी ए टू जेड कोई भी कानून आ रहा है तो संवैधानिक जांच करेगी उसकी। ठीक है, उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी कि ये सच में जो जिस आधार पे ये कानून लाया जा रहा है संविधान में कहीं इसका मेंशन है या नहीं है, और उसके बाद यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत होता है, यानी कि उसे समझ में आता है कि ये तो संविधान में है ही नहीं जो ये लोग करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है उससे कहीं मतलब कि संविधान में भी न्यायिक या कि हम बात करें कि उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, और संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का आपके प्रयोग ही नहीं किया गया। ये भी सत्य है कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो न्यायिक पुनरावलोकन कि ये जो अवधारणा है कि यहाँ पे संसद के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, यदि उसे गलत लगता है या संविधान के जो भी संविधान में बातें लिखी गई हैं उससे मेल नहीं खाता, वो उसे नकार सकता है, पूरे जड़ से खारिज कर सकता है कि ये गैर संवैधानिक है। और हाँ, एक बात ये भी है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग या इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बात में शब्द जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आता है, लेकिन भारत के मतलब भारत में संविधान लिखित है और उसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है कि इसके अलावा हमने जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। और मान लीजिए कि इसमें यदि हम बात करें कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब क्या होता है कि तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी ऐसा होता है, सपोज मान के चलिए कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही जो कि स्टेट का सब्जेक्ट था। ठीक है, कि यहाँ पे स्टेट इस पे कानून बना सकती है कि पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो स्टेट का ये विषय है, स्टेट बनाएगी।
लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में टांग अड़ा रही है कि हम कानून बनाएंगे और हर स्टेट वालों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो ये आता है कि मतलब जो राज्य सूची में है वो संघ सूची आपकी कर रही है, तब सर्वोच्च न्यायालय वो जा सकते हैं। और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में निहित शक्ति विभाजन की योजना के प्रतिकूल हो। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, आप याद रखिएगा कि मतलब किसी भी कानून को जब गैर संवैधानिक घोषित करना होता है या वो गैर संवैधानिक होता ही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसे ये हटा सकता है या उसे जड़ से खारिज कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। और रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है, यानी कि विधायिका द्वारा जो भी पारित कानून है और संविधान की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी वो बखूबी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनहित याचिका ने इसमें बढ़ोतरी की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि क्या आपको याद है कि अधिकारों से संबंधित अध्याय में हमने कुछ शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ फंडामेंटल राइट में एक हमारा जो राइट है वो है एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, एंड ये आज आ ही गया है, तो आपको इसके आर्टिकल भी बताना है। ठीक है, कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक, मतलब आप आई होप कि समझ रहे होंगे मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, कि जहाँ समता का अधिकार में विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 कहता है, लेकिन समता का अधिकार या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो आता है उसके बारे में यहाँ पे नहीं, मतलब जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की बात की गई है, मैं आपको एग्जांपल दे के भी समझा चुकी हूँ कि ऐसे बताना है। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही कि बच्चों के लिए शोषण जो होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है, या कि अदर लोगों के लिए जो शोषण होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है, ये बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक, ठीक है, उसमें कितने आर्टिकल रखे गए हैं ये आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये अधिकार है, बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने अधिकार, मतलब जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं, क्योंकि जिनके साथ उल्लंघन हो रहा है, तो या तो आप बहुत कमजोर व्यक्ति को दबाओगे, ये बनी बनाई बात है, क्योंकि क्योंकि जो पावरफुल इंसान होगा, जिसके पास पैसा होगा, मतलब इज्जत होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, उससे कोई जल्दी भिड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम दबाते किसे, जिसे हम दबा पाते हैं, जो हमसे कमजोर होता है। आप देखते हो कि शेर कभी जाके, यहाँ पे यदि हम बात करें कि एक जो चूहा है, चूहा को छोड़िए, आप बिल्ली को लीजिए। ठीक है, जो बिल्ली है वो हमेशा शिकार किसका करती है, चूहे का करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ली एक चूहे का शिकार कर रही है, लेकिन चूहे की हिम्मत नहीं कि वो बिल्ली का शिकार कर ले। तो हम दबा किसे रहे, अपने नीचे वालों को दबा रहे हैं, कि यहाँ पे बिल्ली को दिख रहा है कि ये हमसे छोटा है, हम इसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन बिल्ली जाके कुत्ते का शिकार नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि हम गए तो ये हमें तोड़ ताड़ के रख देगा, क्योंकि ये हमसे पावरफुल है, ये हमसे बड़ा है। तो वो किसका शिकार करेगी, यहाँ पे वो चूहे का शिकार करेगी, कि चूहे को हम दबोच के खा सकते हैं और ये चूहा हमारा कुछ कर भी नहीं सकता। सेम इसी तरीके से हमारे समाज में होता है कि हम शोषण किसका करते हैं, जिसका ये पता होता है कि हम इसका कर सकते हैं, ये हमसे थोड़ा सा कमजोर है।
किसी भी मायने में, चाहे वो ताकत के मामले में हो, पावर के मामले में हो, पैसा के मामले में हो, जहाँ भी हमको दिखता है कि ये हमसे थोड़ा-सा कम है, तो हम उसी पे टूट पड़ते हैं, उसी का हम शोषण करते हैं। बाकी हमारे पास हिम्मत नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर के पास जाके हमारे पास थोड़े से डोले-सोले बना लिए, तो वहाँ पे जाके हम खली से लड़ाई करने लगे या उससे कुश्ती करने लगे, तो पता चलेगा एक ही मुक्के के लिए हम हुए और दूसरा मुक्के का काम ही नहीं पड़ा, निपट गए। तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी हिम्मत, अपनी औकात देख के ही दूसरे से भिड़ते हैं। यानी कि हमारे द्वारा परेशान किसे किया जाता है? जो हमसे नीचे होता है। ये बिल्कुल तय है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। एंड आप लोग भी समाज में रह रहे हैं, आप लोग भी बखूबी बिल्कुल प्रैक्टिकली रहिए। ये सारी किताबें तो पढ़ते ही रहना है और किताबों से ही ज्ञान लेके हमें अपने निजी लाइफ में वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है? वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मतलब इन पे जो भी शोषण वगैरह किए जाते हैं, तो ये अदालत कैसे जा सकते हैं, मतलब उसका दरवाजा कैसे खटखटाएं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामलों मतलब जो भी वहाँ पे उल्लंघन किए जाते हैं उनके मामलों पर विचार कर सके, और इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति से ने क्या किया कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया। यानी कि सबसे मेजर रोल न्यायिक सक्रियता का जो है, हम देखते हैं कि जो न्याय की बात की जाती है वहाँ पे ये जो आया कि आप जनहित याचिका में कोई भी आके उनके लिए मतलब सिफ़ारिश कर सकता है, यहाँ न्याय के लिए लड़ सकता है। ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात हुई कि गरीबों के पास तक भी वो अधिकार पहुँच पाए, क्योंकि संविधान में लिख देना एक अलग बात होती है कि हम अपनी डायरी में, अपनी नोट्स में बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिख दें, वो एक अलग बात है। लेकिन हम उसे रियल में कितना फ़ॉलो कर रहे हैं, बात तो यहाँ पे डिपेंड करती है कि हम तो लिख दिए कि ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे इनको ऐसा मिलना चाहिए, उनको ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन जब बारी हमारी आती है कि देना कितना है, तो देने के नाते तो ज़ीरो हैं हम। हम तो किसी को दे नहीं रहे कुछ। हमारे संविधान में बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिख दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब अधिकार में किसके साथ शोषण हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, यदि हम कहें कि अमीरों के साथ शोषण नहीं हो रहा, तो उनके बिल्कुल उनके लिए तो वो अधिकार बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके साथ हो रहा, तो आपकी किताब में सिर्फ़ वो सजा हुआ एक रखा हुआ वर्ड है, बाकी उसके अलावा कोई काम नहीं। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी नहीं मिल रही तो क्या मतलब है? हमने तो कह दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, उसके लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई नियम नहीं बना है, तो क्या मतलब है? फिर तो वो बस लिखा हुआ है। हमने कह दिया कि वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, एक केस आ रहा है तो उसे 10 साल में सॉल्व कर रहे हो, तो कहाँ की इक्वालिटी, मतलब कहाँ से हम किसी के लिए न्याय कर पा रहे हैं? लिखा तो सब कुछ गया, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसलिए जब तक उनके लिए नियम कानून नहीं बनेंगे, तो लिख देने से कोई मतलब नहीं है कि हमने लिख दिया संविधान में और बहुत अच्छे तरीके से उसे देख रहे हैं कि वाह! हमारा संविधान कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो खूबसूरती इंसान की हो, किताबों की हो या हमारे संविधान की हो, तभी होती है जब हम जो कहते हैं, कहने से ज़्यादा उस काम को करके दिखाएँ। कि हमने इक्वालिटी की बात की है, हाँ, एंड हमने इक्वालिटी लाई भी है। सिर्फ बात नहीं की, हमने इक्वालिटी समाज में लाई भी है कि वुमेन और जो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंट्स हो गया चाहे वुमेन हो, उनको हमने कंधे से कंधे मिला के चलने का अवसर दिया है। तो ये तो हुई आपकी इक्वालिटी कि हाँ, हमने लाया है ऐसा। लेकिन हमने ये कह दिया कि बस हमने लिख दिया और काम खत्म, वहाँ पे जो भी हो रहा देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तभी काफ़ी सारी सुधारें की गई, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि जो लिखा गया है सिर्फ वो लिखा गया है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि एक जीवंत संविधान है हमारा, कि आज भी जीवित है। हम उसी संविधान के आधार पे वो आज भी एक जीता जागता हमारे लिए बहुत अच्छा सहारा है, जहाँ के हम किसी भी हमारे लिए या आपके लिए या आम पब्लिक जो भी है, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका आधार लेके वो न्याय के लिए लड़ सकते हैं। एंड लेट मिले लेकिन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्याय मिलता है। वो कहते हैं ना कि मतलब इंतजार का फल मीठा होता है, तो न्याय तो खैर मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लेट तो होता ही है। अब उसके बाद आता है न्यायपालिका और संसद।
इन दोनों की भी थोड़ा सा देख लेते हैं कितने इनमें क्या टक्कर चल रही है। न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका के मतलब न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दों पर तो सक्रियता दिखाई ही है और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण क्या हुआ कि जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। पहले ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे। अब जब भी न्यायिक पुनरावलोकन वर्ड आएगा तो मैं ऐसा करूँगी कि आपसे उसका मीनिंग ज़रूर बनता होगा। सो प्लीज़ आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, 2-4 लाइन जो भी है, कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। ठीक है, कि जब भी संसद के द्वारा कानून बनाए जाएंगे एंड वो गैर संवैधानिक होंगे तो सुप्रीम कोर्ट बिना किसी झिझक के उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। सीधा सा मतलब ये है। और यहाँ पे पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ इसके तहत नहीं आती थी, लेकिन अब उन्हें भी जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। जैसे उसने हवाला मामले, ठीक है, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों में या पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि हमारे भ्रष्टाचार के लिए काम करती हैं, कि जहाँ पे भी कोई करप्शन हो रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये काम करती हैं। एक आपने लोकपाल, एक आपका हो गया सीबीसी, यानी कि वहाँ पे सेंट्रल जो सतर्कता आयोग है, और दूसरा आपका आता है, तीसरा आता है सीबीआई। ठीक है, तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे आप कहते हो, तो सीबीआई हो गई, सीबीसी हो गई, और उसके बाद आपकी लोकपाल। ये 3 ऐसी, कहीं पे भी आप इसे नोट कर लीजिए, 3 ऐसी संस्थाएं जो भ्रष्टाचार के लिए काम करती है। मेन मोटो इनका है कि कहीं भी करप्शन हो रहा, किस तरीके से हो रहा है, वो सीबीआई का काम है। ठीक है, फिर वो भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, आप देखते हो कि बड़े बड़े नेताओं के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ती है। आप सुनते भी हो कि सीबीआई ने कैसे किया। अभी वो नारद मामला चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि सीबीआई बंगाल का जो नारद मामला आपको याद होगा, ठीक है, याद क्या होगा, भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, याद नहीं मतलब आपको उसे देख ही लेना है, क्या है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। न्यूज़पेपर यदि पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप उससे पढ़ लीजिएगा। ये नारद केस जो है कि क्या कैसे है इसका, पूरी मतलब बहुत सारे इसमें विधायक फंस रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने भी इसमें धरना दिया था कि हमारे इसको कैसे छोड़ा जा रहा, और अभी बंगाल में मतलब विधान परिषद बनाने की भी बात चल रही है, एक ये भी मुद्दा वहाँ पे उठा हुआ है। एंड राज्यपाल को भी इसमें से काफ़ी मतलब सामने आ रहे हैं वो भी, कि क्या कैसे है, वो सारा केस आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। कभी कभी ऐसे चीज़ें करते रहा करिए, एंड जिसका पॉलिटी ऑप्शनल हो वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें तो ना ही छोड़े तो बेटर होगा उनके लिए। खैर, इसमें बात करते हैं कि जो सीबीआई यानी केंद्रीय ब्यूरो जांच को निर्देश दिया कि वह राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कुछ उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम है, यानी कि अब वो क्या करने लगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीसी हो, सीबीआई हो, लोकपाल हो, इन्हें निर्देश देने लगे कि आप खुलेआम राजनेताओं का भी जांच करो, आप नौकरशाह का भी जांच करो कि भैया पेमेंट तो इतनी मिलती थी, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, घर गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या आपने कर लिया यहाँ पे, पेमेंट तो हम इतनी ही दे रहे थे, और जो भी डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा था आपने अपना ही डेवलपमेंट कर डाला। तो उसके लिए ये सारी जांच, और ये जो करप्शन होता है ना, तो करप्शन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो भ्रष्टाचार है, जो काला बाजारी, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा पैसा किसी और काम के लिए दिया गया था, लेकिन वो अपने ही निजी हित में लगा रहे हैं, कि विकास तो देश का करना था, लेकिन वो तो अपना ही करके बैठ गए, राजनेता हो या कोई नौकरशाह हो। ऐसा नहीं कि नौकरशाह बहुत ईमानदार होते, बहुत से भ्रष्ट नौकरशाह होते हैं जो कि एक तो राजनेताओं से मिल जाते हैं। आप ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनोगे तो चाहे आप आईपीएस बनो, आईएएस बनो, आईएफएस बनो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पता चले कि पेमेंट आपकी 70,000 थी, और आपके तो खाते पे, अकाउंट पे, या आपकी जो भी मतलब देखा जाए टोटल इनकम, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके पेमेंट से भी ज़्यादा हो रही है। तो भाई कहाँ से हो रही है? आप रिश्वत ले रहे हो, कहीं ना कहीं से आप तो घोटाला कर ही रहे हो। बात तो बनी बनाई है, ठीक है, कि या तो आप रिश्वत अच्छी खासी ले रहे हो इधर उधर से, क्योंकि आपको रिश्वत ही मिल सकती है,
और उसके अलावा और कोई देगा भी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए राजनेताओं के पास भी होता है कि रिश्वत तो नहीं, लेकिन जो भी आ रहा गवर्नमेंट से पास हो रहा कि ये करना, उनके पास आया और वो भी आधा, जो भी आधा तिहा का काम करा है बाकी तो उनके पास ही चला गया, अपना ही विकास कर लिए। इसलिए कुछ ऐसी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई कि वो इन पे भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे तथा अवरोध और संतुलन के एक महीन सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायिक यानी कि न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस मतलब कि स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है, ठीक है। तो इनमें टकराव होता रहता है संसद और न्यायपालिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो इनका जो मुद्दा है ना, हालांकि आपको याद हो तो मैं कई बार थोड़ा सा इसमें चर्चा भी कर चुकी हूँ कि दोनों में क्या दिक्कत होती थी, कि पहले तो क्या था और बाद में क्या था, ठीक है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टकराव होता, क्योंकि संसद कानून बना रही, संविधान और जुडिशरी के पास आपका अधिकार है कि वो यदि कानून गैर संवैधानिक है तो उसे घोषित कर सकती कि गैर संवैधानिक, आप उसे लागू नहीं कर सकते, उसके पास पावर है ये। तो फिर होता है ना कि हमने कानून बनाया, आपके पास इतनी हिम्मत कि आपने क्या कर दिया, इसे जड़ से खारिज कर दिया। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में मतभेद रहता है और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भाई इसे फ्रीडम दी गई है जुडिशरी को कि कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पे कि हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति से शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। और इसके बारे में फिर दोहरा ले, यानी कि बात करें यहाँ पे क्या है कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। अब देखिए ये मुद्दा आज आप लोग ना ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। अभी तो मैं हवा हवा में बात कर रही थी, यहाँ पे सॉलिड बात होने वाली है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमने टकराव की बात की ना कि पार्लियामेंट में जुडिशरी में टकराव हो रहा, इसमें हो क्या रहा कि संविधान लागू होता है 1950 में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके तुरंत बाद ही 1951 में भी हमें संशोधन करना पड़ रहा। वजह क्या थी कि हमें इतना जल्दी संशोधन करना पड़ गया। यहाँ पे क्या होगा कि संपत्ति का जो अधिकार था उस पर रोक लगाने की शक्ति, रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हुआ। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी। अब वहां पे था ना कि हमें इक्वलिटी लानी थी, क्योंकि हमने संविधान में इक्वलिटी की भी बात की थी। अब संपत्ति का भी अधिकार दे दिए, तो किसी के पास पता चले 100 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 इंच भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अनसिमिलरिटी दिख रही थी, क्योंकि पहले जमीनों को हड़प लिया जाता था, कोई जमीन कर नहीं दे रहा तो जमींदारों के पास जमीन चली जाती थी। अब हमें क्या करना था कि सबको इक्वल बनाना था। अब संसद में ये कानून बनाया गया, कहीं ना कहीं हम संपत्ति के अधिकार को तो घटाना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 कहता है आपका कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। संसद के पास ये नहीं कि वो उन्हें सीमित करे, और मौलिक अधिकारों के रिलेटेड तो ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ पे वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या हुआ, और हमारी न्यायपालिका जो है संविधान की व्याख्या करती है। अब थोड़ा सा इसमें तो दिक्कत आनी ही थी। संसद ने क्या किया कि तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, यानी कि उसने अपने संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया, जो कि पहला ही संविधान संशोधन होता है। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि संविधान के संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 13 जो था इतना पावरफुल था कि आर्टिकल 368 भी उसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि उसे पूरी की पूरी पावर मिली हुई थी सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसा नहीं करोगे। हमने देखा ना कि संवैधानिक संशोधन का अधिकार जो है वो उसमें है ना आर्टिकल 368 में, लेकिन 13 के तहत तो बात कुछ और कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी अड़ गया कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे तो पहले तो सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, अब क्या हुआ कि इसमें ऐसा कर रहे हो। दोनों में ही विवाद तो बनता ही है। अब होता क्या है कि संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे आते हैं।
वो कौन कौन से मुद्दे आते हैं, हालांकि अब संसद जो चाहेगी वो तो करके ही मानती है। पहला आता है कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है। दोनों में ये बात आती है कि निजी संपत्ति का आप दायरा क्या रख रहे हो, कि एक व्यक्ति के पास टोटल कितनी संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वालिटी लानी है, भूमि सुधार करना है हमें। तो फिर इसमें से क्या होगा कि एक व्यक्ति के पास टोटल कितनी जमीन रख सकता है। दूसरा आता है कि मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या होगा। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या होगा, कि वो संविधान संशोधन कहाँ कहाँ तक कर सकती है। पता चले कि वो आए दिन मौलिक अधिकारों पर संशोधन ही करती जा रही है। ये भी तो दिक्कत की बात है ना, कि आपने पहले ही मौलिक अधिकारों का संशोधन करना शुरू कर दिया, तो पता चले आपके पास इतनी पावर दे दी गई कि आप तो डेली जहां भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो आपने मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया। और मौलिक अधिकारों के संरक्षक, मौलिक अधिकारों के जो वो वहां पे बॉडीगार्ड है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट जी बैठे हुई है। तो यहाँ पे तो भैया अब ऐसा है कि हमारे पास तो कहीं ना कहीं हम उसकी तो सेफ्टी करने की कोशिश करेंगे ही। ऐसे में तो पब्लिक को आप तो डुबो देने वाले हो, कि कभी भी आपको लग रहा है कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। सरकारों का रुख कैसे होता है वो तो भगवान ही जानता है, ठीक है। वो भी खैर नहीं जान पाता है कि कब किन का क्या मिजाज चलता है। अब उसके बाद क्या होता है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या होगा। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे, यानी कि डीपीएसपी के लिए ऐसे भी कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे, कि वो ऐसे कानून नियम बना दे कि हमारे मौलिक अधिकारों का ही कहीं ना कहीं हनन होने लगे। होता क्या है कि 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा था, यानी कि 1967 से 1973 तक ये विवाद ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, दायरे फिट करो ना कि क्या क्या होने चाहिए। और सही भी था कहीं ना कहीं कि फिर तो गड़बड़ हो जानी है। अब क्या हो रहा है कि भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों के में आरक्षण संबंधी कानून, संवैधानिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए हैं। वो कौन कौन से कानून हैं, कि निवारक नजरबंदी कानून भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। जो मुझे रेगुलर देख रहा होगा, सुन रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए कोई भी जो वर्ड आ रहे हैं बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं करने वाले हैं। और जहाँ पे कुछ न्यू वर्ड मुझे लग रहे हैं कि ये बताने चाहिए, तो वो बखूबी हम बता रहे हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है, तो वही वही क्या बार बार करना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान रखा करिए, एंड जो बातें नोट करने लायक हो आप लोग नोट कर लिया करिए वीडियो पॉज करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स बन भी जाएगी। एंड आई होप कि जितना मैं लिखने के लिए कहती हूँ, कम से कम उतना तो आप लिखते होंगे, इतनी तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ, सिर्फ उम्मीद रख सकती हूँ। क्योंकि अब पता तो चलता नहीं आप लिखते हैं कि नहीं। बस एक हाँ आशा रख सकते हैं ना, कि ट्रस्ट, विश्वास ही हर एक रिश्ते की मतलब नींव होती है, और उसी के तहत कि आप लिखते होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए आए, आप मनोरंजन करने के लिए नहीं है कि मैडम जोक सुना रही हम वहाँ जाके हाँ हाँ हंस लेंगे और फिर चले आएंगे। तो फिर बहुत सारे आपको अदर टिकटॉक वगैरह के वीडियो मिल जाते हैं, वहाँ भी आप हंस सकते हो अच्छे अच्छे तरीके से। तो ऐसी बात नहीं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते होंगे शिद्दत से, क्योंकि हमें जिसके लिए आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, वो मकसद पूरा करना है, ठीक है। तो ये जो कुछ यहाँ पे कानून आते हैं कि निवारक नजरबंदी हो गया, नौकरी के लिए आरक्षण संबंधी कानून हो गए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम हो गए, इन सब के लिए संशोधन किया जा चुका है, कि सार्वजनिक संपत्ति को यदि जनहित के लिए गवर्नमेंट अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले रही है, तो पब्लिक को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो होती भी है तो कुछ भी नहीं कर सकती पब्लिक। उसे प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, कि हमारी कोई जमीन लेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं दिया गया कि हम उसके खिलाफ लड़े, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जमीन जनहित के लिए ले रही है, यानी कि लोगों के हित के लिए वो जमीन ले रही, हमें देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, ना कोई हाई कोर्ट का खुला, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है। ये मैं संविधान संशोधन में आपको कुछ ही करा पाई थी, लेकिन वहां पे मैंने आपको कराया है, ठीक है।
तो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संसद और न्यायपालिका के संबंधों में या संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि ये केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो केशवानंद, ये बहुत पॉपुलर मुद्दा, बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी का तो फेवरेट है। ठीक है, कि ये मुद्दा क्या था। यहाँ पे क्या हुआ कि केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में पूरा प्रसिद्ध होता है। 1973 सन भी आपको याद रखना है। इस मुकदमे में क्या हुआ था कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय का था कि संविधान एक मूल ढांचा के रूप में जिसका कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, संसद भी नहीं। अब क्या हुआ कि संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। न्यायालय ने 2 और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय से कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर मतलब समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मतलब निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। न्यायालय ने 2 निर्णय दिए, दोनों का ही जो उनका मकसद था, मेन जो उनका मतलब दिए कि हाँ ठीक है, हम संविधान की व्याख्या करने के लिए हमें पावर है और हम उसी हिसाब से करेंगे भी। ठीक है, तो न्यायालय कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे संसद भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का ही उपयोग कर रही थी कि हमारे पास नियम कानून बनाने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार, हम करेंगे क्यों नहीं। दोनों की अपने अपने अधिकारों की, अपने अपने अस्तित्व की ही लड़ाई होने लगती है कि भैया हमारे पास भी अधिकार है, तो कौन जुडिशरी कह रहा है कि हमारे पास भी तो आप अधिकार दे के रखे हो ना कि हम मतलब संविधान की व्याख्या करें। संविधान में ऐसा तो है नहीं कि आप उसका मौलिक अधिकारों पे संशोधन कर दो। आपको पता होगा कि बहुत ही कम मौलिक अधिकारों पर संशोधन किया गया, कि मौलिक अधिकारों पर आए दिन संशोधन कर दो आप, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात में तो गड़बड़ है। ठीक है, और इस निर्णय में क्या हुआ कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की जो प्रकृति ही बदल गई, मतलब बदल दी। जैसा कि हमने पहले मतलब कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 1979 में हटा दिया गया और इसे शासन के इन 2 अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। फिर भी क्या हुआ, और ये जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था केशवानंद बनाम भारती 1973, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात यहाँ पे केशवानंद की, जब जमीन हड़पी जा रही थी, बहुत बड़ा मठ था इनका, उनकी जमीन ली जा रही थी, तो उन्होंने ऐसा केस किया कि भैया हमारी संपत्ति आप क्यों हड़प रहे हो, ये हमारा संपत्ति का अधिकार है। तब सुप्रीम यानी कि संसद को समझ में आया कि हमने तो बहुत गलत काम कर दिया संपत्ति का अधिकार देके, इसे तो अभी तुरंत के तुरंत हटाना पड़ेगा, यानी कि इन फ्यूचर में तो और प्रॉब्लम होगी। किसी की संपत्ति लेंगे वो मुंह उठाए चला आएगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है कि वो उसके अधिकारों को बखूबी दिलाए, यानी कि न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, तो यहाँ पे वो उन्हें न्याय दिलाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इनमें तो विवाद बनता ही रहना था, इसलिए उस पर संशोधन करना उन्होंने जरूरी समझा। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों में तो विवाद के कुछ बिंदु बचे, जैसे कि क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने में, यहाँ पे यदि हम देखें कि व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो इसमें व्यक्ति विधायिका में यानी कि विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है। देन उसके बाद क्या हुआ कि संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती, संसद का कोई भी मेंबर हो, उसके द्वारा कोई भी ऐसी बातें की जाती हैं कि जो जहाँ पे डिसिप्लिन पे रहना चाहिए था लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, तो क्या वह संसद सदस्य यानी कि वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और
दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान की यानी कि संविधान यह व्यवस्था करता है कि यदि हम इसमें देखें यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई है। देन उसके बाद इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायी मतलब कि विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। तो दोनों में जो विवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं वो बना ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं यदि हमें अच्छे से सामंजस्य बना के चलना है तो इन तीनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद कम हो तो बेटर होगा। तीनों का मतलब क्या है, आपकी जो जुडिशियरी हो गई और यहाँ पे आपकी कार्यपालिका है, विधायिका है, तो इन तीनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये विवाद वगैरह कम होने चाहिए। लेकिन आज भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जहाँ पे इनमें ये चलता रहता है। अब वो ओवरऑल निष्कर्ष देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि इस अध्याय में हमने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया और किया क्या, समझा भी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है, यानी कि न्यायपालिका का जो अस्तित्व कहीं ना कहीं बढ़ा है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका के से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर से गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज तक बयान देने वाला कुछ और बोल रहा था और जब कल उसकी लास्ट सुनवाई होनी थी वो बयान देने वाला तो मुकर जाता है, क्योंकि उसे एक रात पहले ही धमकी दी जाती है कि क्या क्या हो सकता है देख लो, लालच दी जाती है, मतलब साम दाम दंड भेद। यहाँ पे जुडिशियरी भी कंफ्यूज है, भैया इसके लिए हम क्या करें कि लोग तो अपने ही उसमें से बदल जाते हैं। उन्होंने जो बात बोली वो बात बोल के दूसरी पल बदल गए। बदल क्यों गए, मजबूरी हो जाती, क्योंकि जान अपनी सबको प्यारी होती है और यह दबंग लोगों का ही शासन कहीं ना कहीं आज भी चल रहा। ठीक है, और वो बिल्कुल भी अपराध करने से आज भी नहीं हिचकिचाते। 100 में से 0.001% भी लोग ऐसे नहीं है जो कि दबंग है और अपराध ना करें, उन्हें कोई डर नहीं है। एक बहुत ही पैसे वाले का आदमी उसके लिए क्या होता है, हर एक काम आसान होते हैं कि चलो पुलिस और प्रशासन तो हमारे पापा के हाथ में है, हमें क्या दिक्कत है, यानी कि हम कुछ भी अपराध कर ले हम तो सेफ बचने वाले हैं, बिल्कुल खरे के सोना की तरह रहेंगे, हमें कोई दाग नहीं आने वाला है। बाद में तो ऐसे भी केसेस होते हैं, मैंने एक मूवी देखा तो उसमें तो ये बता दिया गया, कुछ वैसे भी वकील होते कि उस लड़की का रेप किया जाता है और रेप के बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे जो लड़के के पापा थे वो राजनीतिक पार्टी से थे, यानी कि वहाँ पे शायद ग्राम के सरपंच वगैरह थे, मुखिया थे। अब उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर थी। वो क्या करते हैं, वो लड़की गरीब थी, अब वकील को अच्छा खासा पैसा खिला देते। अब वकील जो था उस लड़की की उस कोर्ट में इतनी गंदी बेइज्जती करता है, इतनी गंदी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है कि इस लड़की का तो ये धंधा था। और जब रिपोर्टर ने उसे देख लिया तो वो मतलब रेप का नाम दे दी, बाकी तो ये लड़की अमीरों को फंसाने का धंधा करती है। अब सोचिए कि जिसका एक तो रेप हुआ, मतलब जिसका अब कुछ नहीं बचा है, और उसके बावजूद वो कोर्ट पे जा रही है एंड उसे ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तो वो तो एक तो पहले से ही मरी हुई थी, क्योंकि अब उसके पास कुछ था नहीं। ठीक है, उसके बाद आप उसके साथ ऐसा सैल्यूट कर रहे हो कि वो तो मतलब एक जिंदा लाश की तरह वो खड़ी थी कि अब कहे क्या। क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा रहे थे कि एग्जैक्टली बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। कोई लड़की क्या बताएगी कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ कैसे इन्होंने बदतमीजी की, वो एक एक करके एक्सप्लेन करे, किसी के पास हिम्मत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पैसों के पास इतनी पावर होती है कि वो लोगों को इतना भी गिरा समझ मतलब बना सकते हैं कि वो एक वकील था,
मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे उसकी बेटी होती। ये तो मूवी है, एक काल्पनिक घटना है, लेकिन सच्चाई में भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पैसे लेके तो ऐसा उसने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यदि उस जगह पे उसकी बेटी होती तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछता वो कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने रेप किया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया, कैसे किया था, पैर से या सिर से? तो ऐसे बदतमीजी वाले क्वेश्चन आप देखते हो ना कि हम कहते हैं कि लोग अवेयर नहीं, जाते नहीं है कोर्ट। जाए भी तो किस मुंह से जाते हैं? जिसका वो कहते हैं ना, जिसका एक तो मतलब हमारा ही खाना गिर गया और हम ही बेवकूफ कहा रहे हैं कि एक तो हमारी ही दाल गिरी, हम ही सूखा खा रहे हैं, हम ही बेवकूफ कहे जा रहे हैं। तो हमारा ही सारा कुछ हो रहा और हम ही यहाँ पे मतलब यही हुआ कि ये धंधा कर रही थी, इसका ये काम ही था। तो ऐसे भी होता है पैसों के पास, जो अभी बताया गया ना। और आज तक कोर्ट में भी, क्योंकि कोर्ट क्या, वो सबूतों और गवाहों पर चलती है, और सबूत और गवाह पैसे दे के कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं सही न्याय देने में या सही न्याय ना कर पाने में कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत आती है, और इसमें से न्यायालय की गलती नहीं है, फिर लोग कहीं ना कहीं इसमें गलती कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। ठीक है, हम और आप। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा भी। और लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है, और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करने पड़ते हैं। तो ये जो है आपके विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, इनको संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करने पड़ते हैं। इनकी जो मर्जी है वो करें, ऐसा इनके पास पावर नहीं है किसी भी संस्था के पास। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका संघवाद। संघवाद के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड आई होप कि आपको जुडिशियरी और आपकी जो लेजिस्लेटिव थी, और यहाँ पे आपकी जो विधायिका थी, कार्यपालिका थी और न्यायपालिका थी, ये तीनों के तीनों आप समझ चुके होंगे। एंड बहुत अच्छे तरीके से, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड डाउट है तो 1 से 2 बार वीडियोज देखिए, नहीं समझ में आ रहा, आज मैं फिर कह रही हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आपके जो भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछा करिए। आप जब पूछेंगे डाउट आपके तभी क्लियर होंगे। एंड डाउट नहीं आ रहे ये भी एक गलत बात है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। या तो ये हो सकता है, 2 बातें यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो कि आप अच्छे से देख नहीं रहे हो, दूसरी बात है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ जो कि आपको एक बार में ही समझ में आ रहा। तो यदि दूसरी वाली है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ तो अच्छी बात है, और यदि पहली वाली बात है तो दिक्कत है फिर। क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हो तो टाइम बर्बाद मत करो, फिर पढ़ो ही। ठीक है, तो यहाँ पे और पढ़ाई के साथ साथ भी प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि ये जो कोविड है, सेकंड इसकी जो लहर चल रही है, यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत खतरा है, और उसमें हम भी पढ़ चुके हैं। एंड इसकी क्या मतलब कैसे हालत बना देता है, तो बखूबी मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता यहाँ पे आपको कि क्या हालत हो जाती है, कि मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसमें। तो आप लोग जितना बच सकते हैं प्लीज़ बचिए, अपनी सेफ्टी रखिए, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। क्योंकि हमारी एज अभी, लॉकडाउन में सब कुछ रुका हुआ, लेकिन हमारी एज बढ़ रही है, और वो बढ़ रही है उस हिसाब से। जब भी हमें मौका मिलेगा तो मौके पे चौका मारने के लिए तैयार रहे हम लोग, बिल्कुल। जब भी फुल टास्क की बॉल आए तभी हम सीधे चौका लगा दे, छक्का लगा दे। इसलिए हमें ये नहीं करना कि बस लॉकडाउन लग गया, सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, अब क्या करना, अब जब आएगा तो पढ़ेंगे। तो जब आएगा तो हो सकता है कि कई सारे बच्चे अभी दिन रात मेहनत कर रहे हों और वो आपसे बहुत आगे निकल जाए। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन की तरह लीजिए, इसे एंजॉय की तरह मत लीजिए। कि एंजॉय हालांकि पढ़ना चाहिए अच्छे से, आनंद से ही, लेकिन इतना भी एंजॉय में मत डूब जाइए कि जो हमारा मेन टारगेट है हम उसे ही भुला दें। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना संघवाद, इसको देखेंगे क्या कैसे है। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।